गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा है आप लोग ठीक ठाक होंगे और मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हम ये चीज़ें अब पढ़ाएंगे आगे। तो हमारे पास अगला हेडिंग है विलेयता। विलेयता वर्ड, विलेयता शब्द ही आपको ये दिखा रहा है कि किसी चीज के घुलने की प्रक्रिया, विलय होने की, यानी विलय मतलब घुल जाए, घुलना ही विलेयता, सॉल्युबिलिटी, यानी कैसे सॉल्युबल हुआ है, कैसे घुलता है, कितना घुला, कैसे घुला। तो इसके रूल क्या है, नियम क्या है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पानी में चीनी ठोस है, चीनी को घोलते हैं तो क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे विलेयता क्या है। विलेयता यानी घुलने का प्रक्रम क्या है, कैसे घुलता है, क्या होता है। एक निश्चित ताप मान लो रूम टेम्परेचर कितना माना गया है, 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, अक्सर 25 डिग्री माना जाता है। तो एक निश्चित ताप का मतलब आप रूम टेम्परेचर ना मानो, बढ़ा दो ताप, गर्म कर दो। तो एक निश्चित ताप पे फिक्स कर दो कि हम 50 डिग्री पे गर्म कर रहे हैं कि 100 डिग्री पे कैसे कर रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मल आपको मानेंगे रूम टेम्परेचर। तो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, यानी जिसमें घोलना हो, 100 ग्राम पानी हो, 100 ग्राम विलायक, ये याद रखना होगा। 100 ग्राम विलेयता के लिए क्या याद रखना होगा हमें, 100 ग्राम। तो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ क्या, जैसे चीनी, नमक, विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम घुली मात्रा यानी संतृप्त विलयन बनाने तक, हमने यहां हेडिंग में डाल दिया है ब्रैकेट में कि संतृप्त विलयन बनाने तक, यानी अधिकतम घुली मात्रा कहां तक घोली जा सकती है, जब तक विलयन संतृप्त ना हो तब तक हम घोल सकते हैं। तो संतृप्त विलयन बनाने तक, यानी कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम घुली मात्रा, उस विलायक में पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इसका बच्चों इकाई जो होता है वह होता है ग्राम प्रति 100 ग्राम, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक, वही हमने यहां पे लिखा है। ठीक है, अब ये तो हो गया विलेयता। अब विलेयता को प्रभावित क्या करता है, यानी कम घुलेगा, कब ज्यादा घुलेगा, तो उसके प्रभावित कैसे होते हैं, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एक पहला कारक है आपका विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति कैसी है, अगर पानी है उसमें चीनी घुल रहे हो, आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, अब पानी के बजाय कुछ गाढ़ी चीज हो, सांद्र चीजें हो, उसमें घोल रहे हो, अल्कोहल में घोल रहे हो, है ना, केरोसिन, मिट्टी का तेल, कोई कार्बनिक विलायक हो उसमें घोल रहे हो, ईथर में घोल रहे हो, तो यानी कि विलेय या विलायक की प्रकृति कैसी है, पहला उस पे निर्भर करता है। क्या है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हमारे पास अगली हेडिंग क्या होगी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें सबसे पहला क्या है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति कैसी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है ताप का प्रभाव। ताप में बच्चों दो होते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी प्रकरण और एक होता है ऊष्माशोषी प्रकरण। ऊष्मा, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी किसे कहते हैं। जैसे बच्चों हम विलयन संतृप्त हो गया हो, फिर उसमें हम कोई चीज घोलना चाह रहे हैं, यानी उसको विलय करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम ताप देते हैं, यानी गर्म करेंगे तो चीनी उसमें आराम से घुल जाएगी। ठीक है, जल्दी घुल जाएगी। यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जब हम ताप देते हैं किसी चीज को मेल्ट करने के लिए या विलेयता उसकी बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ताप देंगे। जब हम उसको अलग से टेम्परेचर देंगे तो कैसा प्रक्रम होगा, ऊष्माशोषी होगा। और कोई चीज घोलने के लिए हमें ऊष्मा मिल रही हो, गर्मी बढ़ रही हो, तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहेंगे। जैसे जब हम चूने का पत्थर ले आते हैं
और उसको पानी में डाल देते हैं, पानी ठंडा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जिस पात्र में हम चूने का पत्थर डालते हैं वो पात्र भी एकदम बिल्कुल गर्म हो जाता है आग की तरह, और वह पानी में मिल के एकदम लिक्विड भी उसका गर्म तैयार हो जाता है। या हम सोडा डालें, सोडा ऐश को जब हम पानी में घोलते हैं तो वह भी गर्म हो जाता है, यानी सोडा ऐश को घोलना, चूने के पत्थर को पानी में डाल के रखना, वो भी घुल जाए। तो ये सब कैसे प्रक्रम है? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। और बाकी भोजन बनाने की प्रक्रिया जितना भी है वो सब क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव बच्चों, अगर हमारे पास मान लेते हैं ये कोई पात्र है, इसमें हम कोई चीज रख दिए, है ना। पहले क्या होता था, हम लोग उनके घर पे मान लो दाल पका रहे हैं तो पतीले में रखते थे, भगोने में रखते थे, बहुत टाइम लगता था पकने में। लेकिन जब से हमारे पास एक कुकर व्यवस्था आ गई है, कुकर का व्यवस्था आ गया है, तब से दाल हमारी कम समय में ज्यादा दाल पका देता है। तो क्या होता है, इसको कहते हैं प्रेशर कुकर। दाब से, यानी इतना दाब बढ़ा देता है उससे कि ऑटोमेटिक वो गल जाते हैं। तो बच्चों ये है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव यानी पहला आपने 3 प्रभाव हैं, प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? विलेय और विलायक की प्रकृति। नंबर 2 ताप में हमने आपको बताया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। और ये दाब, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि अगला हम आपको देंगे हेनरी का नियम। तो हेनरी एक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम था विलियम हेनरी। विलियम हेनरी ने सन 1803 में गैसों की द्रवों में विलेयता, सन 1803 में गैसों की द्रवों में विलेयता के बीच एक संबंध प्रतिपादित किया या संबंध दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार, यानी क्या किया, गैसों की द्रवों में विलेयता के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया या एक संबंध स्थापित किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। बच्चों इस नियम के अनुसार कब दिया ये नियम? किसने दिया? विलियम हेनरी ने। किस सन में? 1803 में। किसके बीच? गैसों की द्रवों में विलेयता, दोनों में संबंध, यानी द्रवों में गैसों की विलेयता कैसे है, इसका संबंध क्या है, इन्होंने इस संबंध प्रतिपादित किया, जिसे कहते हैं हेनरी का नियम। तो इस नियम के अनुसार या हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर, यानी ताप स्थिर रखा जाए, ठीक, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से देखो, स्थिर ताप यानी ताप को स्थिर रखा जाए, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। हमने माना किसी गैस के W ग्राम इकाई द्रव्यमान में विलायक में दाब P पर किसी विलायक में घुलते हैं। क्या लिखा है? माना किसी गैस के W ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक में, यानी गैस का इकाई द्रव्यमान, इकाई का मतलब एक यूनिट, कोई भी यूनिट जो मात्रक हो उसका, तो इकाई द्रव्यमान विलायक में दाब P पर किसी विलायक में घुलते हैं। तब इस नियम के अनुसार, हेनरी के नियमानुसार W समानुपाती या अनुक्रमानुपाती P। W क्या है? हमने यहां लिखा है ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक, है ना। तो W ग्राम, तो ग्राम में है, और समानुपाती P यानी उस पर विलायक पर लगने वाला दाब, यानी कि उस जितना ग्राम हम उसमें मिला रहे हैं वह उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। या हम इसको लिख सकते हैं W = K × P, जहां K क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है। तो बच्चों ये K बराबर निकल के आ गया W/P, यही हेनरी का नियम, ठीक है। तो
अब इसके बाद हम आपको बताएंगे पराशरण दाब, बड़ी टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बाद हम आपको अगले पार्ट में वो देंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। हम छोटे छोटे पार्ट इसलिए बनाते हैं कि आप बोर ना हो और बड़े आराम से 5-10 मिनट में पढ़ के खत्म कर लो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा लगना ही लगना है। अब हमारे पास अभी वो स्मार्टनेस वाली स्मार्ट बोर्ड या ऐसा कुछ नहीं कि हम आपको क्लिक दबाएं और फट से आ जाए, हमें सब कुछ हाथ से ही मेहनत करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर लगे तो कोई जरूरी नहीं, बहुत मायने नहीं रखता। किताब है, किताब से लोग पढ़ते हैं तो बहुत मायने नहीं रखता स्मार्ट बोर्ड या कुछ, आप इसको पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगता है, हम आपको 12th क्लास 9 से 12 तक सारी चीज हम बराबर वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, कि लगता है कि ये हमारे लिए कुछ लाभदायक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम अपना बायो इस लिंक में दे देंगे, उसमें कमेंट में आप देखिए तो मिल जाएगा, लिंक में भी मिल जाएगा। तो आप इसको